जय हिंद दोस्तों, मैं रवि वर्मा। स्वागत है स्ट्रेटजी विद रवि में। साथियों, आज हम बात करेंगे भूकंप की। भूकंप चूँकि एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से, और भूकंप की घटना जो है वो हम अपने समय में देखते आए हैं या कभी कभी हमको देखने को मिल जाती है। तो भूकंप मज़ेदार हो जाता है इसलिए क्योंकि हम उसको प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए भूकंप के विषय में चर्चा करते हैं। कौन कौन से सवाल बनते हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है, सारी चीज़ें देखते हैं। क्या है भूकंप, जानते हैं। जैसा कि भूकंप लिखा हुआ, भूकंप को अंग्रेजी में अर्थक्वेक कहते हैं। भूकंप है क्या? भूकंप देखिए, पृथ्वी के पटल में जब कंपन होना शुरू हो जाए, मतलब पृथ्वी जब हिलने डुलने लगे, या जहाँ पे जैसे कोई सतह है, सतह जब हिलने डुलने लगे, और इसी हिलने डुलने को ही भूकंप कहते हैं। यानी कि पृथ्वी का हिलना डुलना भूकंप है, पृथ्वी के पटल में कंपन होना भूकंप है। तो भूकंप बेसिकली जो भूकंप है सबसे पहले पृथ्वी के अंदर महसूस होता है या पृथ्वी के अंदर आता है। तो पृथ्वी के अंदर जब सबसे पहले भूकंप आता है तो उसको बोलते हैं, पृथ्वी के अंदर जब सबसे पहले भूकंप आता है, जहां पे मान लीजिए ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के अंदर जब सबसे पहले भूकंप मान लीजिए इस केंद्र पे आया, इस पॉइंट पे भूकंप आया, तो इस पॉइंट को जहां पे सबसे पहले भूकंप आएगा इसको फोकस बोलते हैं या भूकंप केंद्र। इसको उत्पत्ति केंद्र भी बोलते हैं, भूकंप का उत्पत्ति केंद्र। तो भूकंप के बहुत सारे नाम हैं और फोकस भी है, और इसको सेस्मिक फोकस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेस्मिक फोकस। इसको सेस्मिक फोकस भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, हाइपोसेंटर। तो इतने सारे इसके नाम हैं। एक तो भूकंप केंद्र, फोकस, हाइपोसेंटर, भूकंप का केंद्र, भूकंप मूल। इसके अलावा एक नाम और है जो बोलते हैं भूकंप मूल। परीक्षा में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें से कोई भी एक नाम उठा लिया जा सकता है जिससे आप कंफ्यूज ना हो। मैंने सारे नाम बता दिए हैं, हाइपोसेंटर, फोकस, भूकंप केंद्र, भूकंप का उत्पत्ति केंद्र, सेस्मिक फोकस और भूकंप मूल। इतने सारे नाम हैं। और जब यहाँ पे भूकंप आने के बाद में यहाँ से बहुत सारी तरंगे उत्पन्न होती हैं, और ये तरंगे जब पृथ्वी के इससे बिल्कुल समकोण, यानी कि समकोण, जब पृथ्वी के पटल पे जहाँ सबसे पहले महसूस होंगी उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। 90 डिग्री का कोण बनाते हुए या समकोण स्थिति पे बोलते हैं इसको अधिकेंद्र, यानी कि अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एपी सेंटर। तो क्या हुआ? भूकंप, ये भूकंप मूल हो गया और ये अधिकेंद्र हो गया। अधिकेंद्र पे सबसे पहले हमको तरंगों का आभास होता है, तरंगे हमको महसूस होती हैं। और ये तरंगे जो हैं, तरंगे कई प्रकार की हैं, और इन तरंगों का जो भूकंप की तीव्रता का जो अध्ययन है वो सिस्मोग्राफ पे किया जाता है। सिस्मोग्राफ पे भूकंप की तीव्रता का अध्ययन किया जाता है, और इसी अध्ययन के आधार पर, और इस अध्ययन पे जब इस सिस्मोग्राफ पे अलग अलग प्रकार की वेव्स देखी जाती हैं, और उन्हीं वेव्स को तीन भागों में बांट दिया जाता है। 3 भागों में बांट दिया जाता है। तो इसमें भूकंप मूल हो गया, और अधिकेंद्र हो गया, तीव्रता हो गई, ये सारी चीजें हो गई। इसमें दूसरी चीज है भूकंप क्षेत्र। ये अभी हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए भूकंप क्षेत्र क्या है। भूकंप क्षेत्र, देखिए भूकंप क्षेत्र जो है वो 3 तरीके के हैं। इसमें सारी चीजें 3 तरीके, वेव्स भी जो हैं वो 3 तरीके की हैं, भूकंप क्षेत्र भी 3 तरीके। देखिए पृथ्वी का ऊपरी आवरण, पृथ्वी के ऊपरी आवरण में 0 से, यहां पे हम लिख देते हैं 0 से 50 किलोमीटर तक भूकंप जो है वो सर्वाधिक देखे जाते हैं।
सर्वाधिक भूकंप कहाँ से आएंगे? 0 से 50 किलोमीटर तक, ये भूकंप का क्षेत्र है। उसके बाद में दूसरा जो घेरा बनेगा वो 50 से 250 किलोमीटर तक जो है मध्यम प्रकार के भूकंप आते हैं। फिर आता है 250 से या 250 से 700 किलोमीटर तक जो है वो निम्न प्रकार के भूकंप देखे जाते हैं। ये क्षेत्र पूछे जाते हैं, स्पेशली टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ में आपको देखने को मिलेगा। तो सर्वाधिक भूकंप जो है वो 0 से 50 किलोमीटर, 50 से 250 के बीच में मध्यम प्रकार के, और 250 से 700 किलोमीटर में निम्न प्रकार के भूकंप देखने को मिलते हैं। यहीं पे सिस्मोग्राफ पे जो वेव्स उत्पन्न होती हैं, सिस्मोग्राफ पे जो वेव्स उत्पन्न होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। वेव्स जो हैं वो 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? पहला तो है प्राथमिक तरंगे, दूसरा है द्वितीयक या गौड़ तरंगे, और तीसरा जो है वो धरातलीय। अंग्रेजी में प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, और ये लॉन्ग वेव्स या एल वेव्स। इसको पी वेव्स, इसको एस वेव्स और इसको एल वेव्स, इससे इसको जाना जाता है। तो प्राइमरी हो गई, द्वितीय हो गई, तृतीय हो गई। तो 3 तरीके के वेव्स हैं, और इन तीनों तरीकों को यहाँ पे लिख दो भूकंप मूल। इन तीनों प्रकार की तरंगों को जो है हम एक एक कर पढ़ते हैं, और बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत आसान है, तीनों को एक बार जान लेते हैं। देखिए, जो प्राथमिक तरंगे थी, प्राथमिक तरंगे यानी कि पी वेव्स, पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स जो भी है, ये तरंगे जो होती हैं ये सबसे तीव्र होती हैं। तीव्र गति से चलने वाली जो हैं ये तरंगे हैं, और ये सबसे पहले पहुंचती हैं अधिकेंद्र पे, अधिकेंद्र या एपिसेंटर पे सबसे पहले पहुंचती हैं। उसके बाद में अधिकेंद्र पे तो सबसे पहले पहुंच गई। उसके बाद में क्या होता है, ये जो हैं इनके जो अणु हैं, इन तरंगों के जो अणु हैं, अणु जो हैं वो तरंगों की दिशा में आगे पीछे चलती हैं। जो इनके अणु हैं वो तरंगों की दिशा में आगे पीछे चलती हैं। इस कारण इन्हें जो नाम दिया जाता है, नया नाम दिया जाता है, वो नाम दिया जाता है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, और ये क्या करती हैं, धक्का देते हुए, यानी कि ये धक्का देते हुए आगे पीछे चलती हैं, इसलिए इनको दबाव वाली तरंगें भी बोलते हैं। और ये किनके समान होती हैं, ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। किसके समान? ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। ये देखिए, ये सबसे तीव्र गति पे चलती हैं, अधिकेंद्र पे सबसे पहले पहुंचेंगी, अणु जो होंगे तरंगों की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हुए, अणुओं का जो कंपन है वो तरंगों की दिशा में आगे पीछे करते हुए चलती हैं, जिस कारण इसे अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। और ये आगे पीछे करते हुए जब धक्का देते हुए चलती हैं तो इनको दबाव वाली तरंगे भी बोलते हैं, और दबाव वाली तरंगे बोलते हैं, और अनुदैर्ध्य तरंगे जो हैं वही ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, इसलिए इनको ध्वनि तरंगों के समान इनको बोला जाता है। कैसे याद रखेंगे? अनुदैर्ध्य, देखिए इसमें अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होंगी, इसलिए ध्यान देना है, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। अनुदैर्ध्य
पहली कौन सी होगी, अनुदैर्ध्य, और अनुदैर्ध्य में यहाँ पे धा रहा है और धा से ध्वनि है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंगे जब सेकेंडरी वेव्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे वो अनुप्रस्थ वेव्स होती हैं, और अनुप्रस्थ में, अनुप्रस्थ मान लीजिए ये प्रस्थ है, ठीक, तो ये आगे का पा जो आ रहा है इसमें भी बीच में धा रहा है, उसमें बीच में पा रहा है, तो जो बीच में पा रहा है ये प्रकाश के समान हो जाती हैं। कौन सी, सेकेंडरी वेव्स। तो इनको अभी बाद में देखते हैं, ठीक। और इसके बारे में एक चीज और जानिए, ये जो तरंगे हैं, ये जो लहरें हैं, ये सबसे तेज गति से चलती हैं और अपने एंटीपॉड पे, कहाँ पे, अपने एंटीपॉड पे, यानी कि प्रतिध्रुवस्थ पे, प्रतिध्रुवस्थ पे ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अपने प्रतिध्रुवस्थ, प्रतिध्रुवस्थ मान लीजिए प्रतिध्रुवस्थ क्या होता है, केंद्र से होकर दूसरे उसके अपोजिट में जब तरंगे पहुंच जाएं उसी को प्रतिध्रुवस्थ यानी कि एंटीपॉड बोलते हैं। और इसका समय पूछा जाता है तो ये अपने प्रतिध्रुवस्थ पे 2 मिनट में पहुंचती हैं, अपने 2 मिनट में पहुंच जाती हैं। ये तरंगे तीनों में इनकी जो गति होगी वो ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में चलेंगी। चूंकि पृथ्वी के अंदर गैस होती नहीं है तो ये गैस में नहीं, उसमें अब चूंकि पृथ्वी के अंदर ठोस है और द्रव है तो ये द्रव और ठोस में चलेंगी। लेकिन जो द्रव अवस्था है, जब पृथ्वी के हम लोगों ने देखा था, ये पृथ्वी है, ऊपर क्या था, ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर, तो ये जो पृथ्वी के कोर में जाती हैं तो ऊपरी कोर कैसा है, ऊपरी कोर जो है, देखिए ये मेंटल है और ऊपरी कोर, ये ऊपरी कोर जो है वो तरल अवस्था में, यहाँ पे भी तरल अवस्था में। तो जो द्रव अवस्था में जब ये पहुंचती हैं तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। क्वेश्चन बनता है, सेकेंडरी वेव्स सिर्फ ठोस में चलती हैं और जो प्राइमरी वेव्स जो हैं वो ठोस, द्रव तीनों में चलती हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से पूछा जाता है कि कौन सी तरंग जो है वो द्रव में विचलित हो जाती है और कौन सी तरंग जो है वो लुप्त हो जाती। तो जो लुप्त होगी यानी कि गायब हो जाएगी पूर्णतया से, वो होगी सेकेंडरी वेव्स, और जो विचलित होगी यानी अपने मार्ग से भटक जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे भूकंप मूल था, यहाँ से किरणें जब चलती हैं, ठीक, तो पहले तो मान लीजिए ये सीधे सीधे जा रही हैं, ठीक, सीधे सीधे जा रही हैं, ये पी वेव्स जा रही हैं, और यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये तरल अवस्था में पहुंचेंगी ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगी, कहीं इधर मुड़ जाएंगी, कहीं इधर मुड़ जाएंगी, ऐसे मुड़ के और फिर बाद में ठोस में फिर सही से चलने लगेंगी। तो ये इनकी कंडीशन होती है कि ये द्रव में थोड़ा बहुत विचलित होती हैं, ठीक। तो ये तो थी प्राइमरी वेव्स। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी वेव्स। इतना जितना भी हमने बता दिया है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं पढ़ने वाला है। तो प्राइमरी वेव्स हो गई, इसके बाद सेकेंडरी वेव्स देखते हैं। देखिए जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं यानी कि द्वितीयक तरंग, इसको अंग्रेजी के कैपिटल एस से दिखाते हैं। तो द्वितीयक तरंग जो है इसके कई सारे नाम हैं। क्या क्या नाम है, देखिए मैंने पहले ही बताया था कि ये किसके समान होंगी, प्रकाश या जल के समान, प्रकाश या जल के समान होंगी। और जो इनके अणु जो होंगे, इनके जो अणु हैं, अणु जो होंगे उनकी जो गति है, अणुओं की जो गति है वो किसके, लहरों के समकोण होगी। अब जब लहरों के समकोण होगी तो इनको क्या बोल देते हैं, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक। तो ये प्रकाश के समान चलने वाली, जल के समान, ठीक, अणुओं की गति जो होगी वो लहरों के समकोण होगी और ये अनुप्रस्थ होगी। इन्हें विध्वंसक तरंग या विध्वंसक लहर भी कहते हैं। और इसका जो एक और नाम है, ठीक, वो बहुत कम जगह देखने को मिलता है, SEAR वेव्स। तो ये हो गई। उसके बाद ये जब इनके समकोण चलेंगी तो इनको जो है वो आड़ी लहर,
ठीक। द्वितीयक हैं चूंकि, क्यों द्वितीयक इनको कहते हैं? क्योंकि ये प्राथमिक तरंगों के बाद में पहुंचती हैं, इसलिए इनको गौड़ या द्वितीयक, गौड़ लहर भी कहते हैं। ये इतने सारे इनके नाम हैं, ठीक। प्रकाश के समान इतनी सारी चीजें हैं। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी ये दोनों क्या हैं? ये दोनों जो हैं वो बॉडी वेव्स हैं। क्यों बॉडी वेव्स हैं? ये इसलिए हैं बॉडी वेव्स क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर चलती हैं, इसलिए इनको बॉडी वेव्स बोलते हैं। और जो थर्ड वेव्स है धरातली तरंग, वो पृथ्वी के ऊपर चलती है, वो बॉडी वेव नहीं बोली जाती। इसीलिए देखिए, जो सेकेंडरी वेव्स है ये क्या होगी? ये कोर में क्या होगी? ये कोर में लुप्त हो जाती है, कोर में लुप्त हो जाती है, और ये केवल जो है ठोस माध्यम में चलेगी, ठोस माध्यम में चलेगी और कोर में लुप्त हो जाएगी। क्योंकि जो ऊपरी वाला कोर है, ऊपरी कोर है, वो तरल अवस्था में, और तरल अवस्था में हम जानते हैं ये चलती नहीं है, इसलिए ये कोर में जाते जाते लुप्त हो जाएगी और ये पृथ्वी के भीतर ही रहेगी। लेकिन जो इसका क्या बोलते हैं, जो ये तरंग है, इसकी जो गति है, अभी हम गति सबकी देख लेंगे, कौन कौन सी कितनी गति है। इसकी जो गति है वो कम होगी, किससे? प्राइमरी वेव से। प्राइमरी वेव की अपेक्षा इसकी गति जो होगी वो कम होगी। तो इतनी सारी बातें हैं। इसके बाद में एक बार फिर दोहराते, प्रकाश और जल के समान होंगी। अणुओं की जो गति होगी वो लहरों के समकोण होगी, और इनको अनुप्रस्थ तरंग, कोर में ये लुप्त हो जाती हैं। विध्वंसक तरंग भी बोलते हैं, शेयर वेव्स भी बोलते हैं, आड़ी लहर भी बोलते हैं, गौड़ लहर भी बोलते हैं। और प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स दोनों बॉडी वेव्स हैं, ठीक। ये भी पूछा जाता है, और ये कोर में लुप्त हो जाती हैं, और ये ठोस में केवल चलती हैं, द्रव में नहीं चलती हैं। तो इतनी ये इसकी जानकारी थी। इसके बाद देखते हैं इसके बाद कौन सी देखेंगे? इसके बाद देखते हैं हम धरातली तरंग। तो धरातली तरंगे एल वेव्स, धरातली तरंगे जो हैं, इनका प्रभाव, इनका जो प्रभाव है वह केवल धरातल पर देखने को मिलता है, धरातल पर देखने को मिलता है, इसलिए इनको धरातली तरंगे बोल देते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने के बाद में अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं, और वो भी सबसे देर में, ठीक। तो ये धरातली तरंगे हैं, पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने के बाद में कहां पहुंचेंगी? अधिकेंद्र पे, यानी कि एपिसेंटर पे पहुंचेंगी। और ये जो है स्थल और जल दोनों पे चलेंगी। इनकी गति जो होगी वो सबसे कम होगी। सबसे कम मतलब प्राइमरी वेव से भी, और किससे? सेकेंडरी वेव से भी। इसका जो अध्ययन है, इनका जो अध्ययन है वो लव महोदय ने इनका अध्ययन किया, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? लव वेव्स। लव महोदय ने अध्ययन किया, आसान है, लव वेव्स बोलते हैं। ये दूरी सबसे अधिक तय करती हैं, दूरी सबसे अधिक तय करती हैं, इसलिए इनको लॉन्ग वेव। तो इसके क्या क्या नाम हुए? एक तो देखिए आप, एक तो लव वेव्स और लॉन्ग वेव्स। चूंकि पृथ्वी पे ये सबसे देर में पहुंचती हैं और धीरे धीरे भले ही चलती हैं, ये सबसे ज्यादा पृथ्वी पे अगर कुछ
उलटता पुलटता है या विनाश होता है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, ये सब जो होता है वो इन्हीं तरंगों के कारण होता है। इसीलिए इसे सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन्हें विनाशकारी तरंगे भी कहते हैं। ये विनाशकारी तरंगे हैं और जो है इन्हीं के कारण जो पृथ्वी पे जितना भी विनाश हम देखते हैं या पृथ्वी पे जो भी उलट पुलट है सब इन्हीं के कारण देखा जाता है। इनकी गति जो है लगभग, इनकी जो गति है वो लगभग कितनी है, 3 किलोमीटर रहती है। अभी हम एक बार गतियों का पूरा देख लेंगे कैसे कितनी किसकी गति है, तो पहले इसमें देख लेते हैं। तो धरातलीय तरंगे हैं, इनको लव वेव्स के नाम से, लॉन्ग वेव्स के नाम से, विनाशकारी वेव्स या विनाशकारी तरंगे के नाम से। प्रभाव जो है सबसे जो प्रभाव जो इनका रहेगा वो सिर्फ धरातल पे रहेगा। अधिकेंद्र पे सबसे देर में पहुंचती, क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा के अधिकेंद्र पे पहुंचती हैं, इसलिए ये सबसे देर में पहुंचेगी। स्थल और जल पे चलती हैं और गति सबसे इनकी कम होती, लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड की, 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से ये चलती हैं। लव महोदय ने इनका अध्ययन किया इसलिए इसको लव वेव्स बोल दिए। दूरी सबसे अधिक तय करती है इसलिए इसको लॉन्ग वेव बोलते हैं। क्यों दूरी तय करती है, आप लोग देख ही रहे हैं, पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा के ये जाती है इसलिए इसको लॉन्ग वेव बोलते हैं। अब आइए एक डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में क्या है कि जो वेव्स हैं या छाया क्षेत्र जो इनका है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम एक बार जो है डायग्राम ड्रा करते हैं। तो देखिए जो छाया क्षेत्र है, भूकंप छाया क्षेत्र जो है, असल में भूकंप छाया क्षेत्र होता क्या है? भूकंप छाया क्षेत्र वो होता है जहाँ पे जो तरंग नहीं पहुँच पाती है उसी को उसका छाया क्षेत्र। मान लीजिए पी तरंग जहाँ नहीं पहुँचेगी उसको पी तरंग छाया क्षेत्र बोल देंगे या प्राइमरी तरंग छाया क्षेत्र बोल देंगे। जहाँ एस नहीं पहुँचेगी वहाँ एस तरंग छाया क्षेत्र पहुँचे। हमने अभी पढ़ा कि जो प्राइमरी तरंग होती हैं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में चलती हैं। चूंकि पृथ्वी के अंदर गैस है नहीं, ठीक, इसलिए ठोस है और तरल है, उसी में उनको गमन करना है। अब उसी भाग में वो चलेंगी। तो हमने अभी क्या बताया था, जो प्राथमिक तरंगे हैं वो कोर में जाते जाते या द्रव में पहुंचते पहुंचते क्या होती है, विचलित हो जाती हैं। तो यहीं पे आप देखिए, मान लीजिए ये वाला जो केंद्र है ये क्या है, भूकंप मूल है, यानी कि फोकस है। इस फोकस पे भूकंप सबसे पहले आएगा, महसूस होगा। तो भूकंप जब सबसे पहले जहां फोकस पे आएगा वहां से तरंगे निकलती हैं, चाहे पी हो चाहे एस हो, जो भी हैं तरंगे वहां से निकलेंगी। तो मान लीजिए ये तरंग ऐसे निकली, ऐसे निकली, ऐसे निकली, ऐसे निकली, फिर ऐसे ऐसे निकल रही हैं। अब यहां पे देखिए जैसे ये तरल माध्यम में जाएंगी ये क्या होंगी, सॉरी फोन आ गया। जैसे ये तरल माध्यम में जाएंगी वैसे ही क्या होंगी, ये विचलित हो जाएंगी और अपने मार्ग से क्या होंगी, विचलित हो जाएंगी और पुनः जाके सीधी हो जाती हैं। ऐसे ही जो भी तरंगे पी वेव्स जाएंगी वो जाके विचलित होकर फिर सीधी होंगी। जो भी तरंगे कोर में जाते हुए या तरल अवस्था में जाते हुए जैसे ही पहुंचेंगी वो विचलित हो जाएंगी और पुनः वो जाके सीधी हो जाएंगी। तो देखिए यहां तक पी वेव्स पहुंच रही हैं और इस वाले क्षेत्र तक पहुंच रही हैं। जहां पे नहीं पी वेव्स पहुंच रही हैं वही पी वेव्स छाया क्षेत्र। तो कहां कहां नहीं पहुंचती हैं, 103 डिग्री से 143 या 105 से 145 ये वाला जो क्षेत्र है उसमें क्या होगा, पी वेव्स नहीं पहुंचती। कहीं कहीं पे 103 दिया रहता है ऑप्शन में, 103 से 143, तो कहीं पे 105 से 145 वहां पी वेव्स नहीं पहुंचेंगी। कहीं पे 103 से 143 और कहीं पे 105 से 145, 105 से लेकर 145 तक पी वेव्स नहीं पहुंचेंगी। आगे देखते हैं जो एस वेव्स छाया क्षेत्र है या एस तरंगों का छाया क्षेत्र है। भूकंप आएगा फोकस पे, फोकस से तरंगे निकलेंगी, चारों तरफ तरंगे मान लीजिए ये निकली और जैसे ही तरल अवस्था में पहुंचेंगी ये तरंगे क्या होंगी, विचलित ना होकर खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी। और जब ये लुप्त हो जाएंगी तो हमको देखने को मिलेगा कहीं पे भी तरंगे नहीं है। तो 103 से लेकर 103 तक या 105 से लेकर 105 तक की जो वो है वो एस छाया क्षेत्र है, एस छाया क्षेत्र। तो हम यहां पे नोट कर देंगे जो पी वेव्स है, पी
वेव्स छाया क्षेत्र जो है वो कितना 103 से एक रखते हैं, 103 से लेकर 143 तक, और जो एस वेव्स है छाया क्षेत्र है वो 103 से लेकर 103 तक, यहां तक क्या होंगी, नहीं पहुंचेंगी। तो ये तो था तरंगों का। जो धरातली तरंगे हैं उनकी गति सबसे कम होगी, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर ऐसे ऐसे जिग जैग सौ में जब चलेंगी तरंगे, मतलब ऐसे ऐसे जब ये कंपन करती हैं धरातली तरंगे, यानी कि एल वेव्स, ये वाली एल वेव्स जो हैं वो धरातल के ऊपर ऐसे ऐसे चलती हैं, ये आरी नुमा बिल्कुल चलेंगी, यानी कि आगे पीछे होकर ये चीज़ों को ख़त्म करते हुए, नष्ट करते हुए, सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंगे यही हैं, इसलिए ये ऐसे चलती हैं। तो ये तो था भूकंप का जो छाया क्षेत्र है। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि भूकंप की जो तरंगे हैं उनकी गति कौन कौन सी है और कितनी है। देखिए, गतियों के अध्ययन से पहले हम ये जान लेते हैं, देखिए इतना सब कुछ अध्ययन तो हमने कर लिया, तो अध्ययन हम करते किसको हैं, अगर जिस चीज़ का हम जैसे जिसमें अध्ययन कर रहे हैं उसको कहते क्या है, तो इसको जो है भूकंप का अध्ययन भूकंप विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जिसको सिस्मोलॉजी अंग्रेजी में कहते हैं। सिस्मोलॉजी जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन, सिस्मोस और लोगोस। इसका मतलब है भूकंप, और इसका मतलब है कारण। तो भूकंप तो हमने अभी जान लिया, कारण कौन कौन से हैं। भूकंप के आने के कारण हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में सारा कुछ बताया है, जैसे ज्वालामुखी, विवर्तन की कारण और मानव जनित। ज्वालामुखी में जब ज्वालामुखी क्रिया होगी तब भूकंप आने की संभावना रहती है या भूकंप आता है। विवर्तनिक मतलब जब प्लेटों का आपस में रगड़ना या आपस दूर जाना या उनका संरक्षी किनारों के सहारे भूकंप आते हैं। और मानव जनित में जैसे बहुत सारे परमाणु परीक्षण होते हैं, उनमें भी मानव जनित द्वारा भूकंप आता है। तो ये तो हो गए कारण। अब भूकंप हमने जाना। इसके बाद अगर हम बात करें गतियों की, तो गतियों में पी वेव्स जो है इनकी भूकंपीय लहरों की गतियां। पहला जो है पी वेव्स की जो गति है वह सामान्यतः 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। लेकिन जब देखिए जो तरंगे हैं जैसे जैसे नीचे जाते रहेंगे वैसे वैसे इनकी गतियां बढ़ती जाएंगी। तो यह 13 किलोमीटर प्रति सेकेंड देखी जाती है। और जब यह मेंटल वाले भाग में पहुंचती है तो इनकी गति 7.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाती, 7.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाती। अब बात करते हैं एस वेव की। एस वेव जो है इसकी सामान्यता जो चाल है वह लगभग 4 से 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और ये जो मेंटल के पास पहुंचती है तो लगभग इसकी गति जो है 4.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। उसके बाद में अगर एल वेव की बात करें तो एल वेव लगभग 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से यह चलती है और यह जो है धरातल में चलती है। ये बाकी ये दोनों बॉडी वेव्स हैं, ये हमने बताया। लेकिन
बहुत सारे पर्यवेक्षणों के आधार पे, जैसे कल्पा घाटी में भी पर्यवेक्षण हुआ तो उसमें भी भूकंप की जो लहरें हैं वो भी कई कई तरीके की हमको देखने को मिली। तो भूकंप की तरंगे जो हैं उनके भी कई उपभाग हैं या नई तरंगे जो हैं वो अभी रिसेंटली जो जिनकी खोज हुई है। तो जैसे इसमें PG और तथा SG। PG और SG जो है P और S की तुलना में धीमी चलती हैं और जो P की गति है वो 5.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। वहीं जो SG की गति है वो लगभग कितनी 3.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से चलती हैं। तो PG जो है 5.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड और SG जो है वो लगभग 3.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से चलती है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो है इसके और भी कई उपभाग हैं, जैसे P स्टार तथा S स्टार। P स्टार तथा S स्टार इनकी भी गतियां इनकी अपेक्षा कम है। तो लगभग P की जो गति है वो 6 से 7.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से चलती हैं और वहीं SG की जो वो है वो 3.3 से लेकर 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से चलती हैं। तो जो P स्टार की जो है तरंग है वो 6 से 7.2 तक चलती है, 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और ये जो है 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड की दर से चलती है। ये तो रही भूकंप की तरंगे। इसके बाद बहुत सारे स्केल हैं जिस पे भूकंप का मापन होता है। तो सिस्मोग्राफ पर भूकंप का अध्ययन करते हैं, अभी मैंने बताया था। सिस्मोग्राफ पे भूकंप का अध्ययन करते हैं, भूकंप की तीव्रता का अध्ययन करते हैं, तीव्रता अध्ययन जो की जाती है वो सिस्मोग्राफ पे। सिस्मोलॉजी में क्या करते हैं, भूकंप से जुड़ी हुई सभी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जो स्केल हैं जिन पे भूकंप मापा जाता है या देखा जाता है, स्केल जो हैं वो 3 तरीके के हैं। कौन कौन से हैं? राशि फेरल स्केल, उसके बाद में है मर्केली स्केल और उसके बाद में है रिक्टर स्केल। राशि फेरल और मर्केली में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है राशि फेरल में जो है 1 से 11 तक मापक दिए होते हैं। इसमें जो है 0 से 12 तक मापक दिए होते हैं और रिक्टर में है जो इसमें 0 से 9 तक मापक दिए होते हैं। और प्रत्येक जो रिक्टर स्केल में है प्रत्येक मापक जो होगा वो अगली संख्या से कितना होगा, पहली संख्या से वो 10 गुना अधिक होगा। यानी कि मान लीजिए 6 पे आया, मान लीजिए 6 तीव्रता का भूकंप है और उसके बाद में कहीं 7 तीव्रता का भूकंप अगर देखा जाएगा तो इसकी तुलना में ये वाला जो होगा वो 10 गुना होगा, 10 गुना होगा। तो ये 3 स्केल हैं, राशि फेरल स्केल 1 से 11 तक मापक, मर्केली 0 से 12 तक और रिक्टर में 0 से 9 तक। सबसे ज़्यादा प्रचलन में सर्वाधिक जो उपयोग में लाया जाता है वो रिक्टर स्केल। तो ये तो स्केल थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और बड़ा ही यूज़फुल रहा होगा, क्योंकि ये भूकंप की घटनाएं हम लोगों को अक्सर देखने को मिल जाती हैं। तो भूकंप जो भारत में है वो भारत में सर्वाधिक हिमालय वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। भूकंप का जो क्षेत्र है आगे हम कभी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।